नमस्कार विद्यार्थियों, परिष्कार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। वीडियो को अंत तक देखें और टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें। तो हम आपको पता है मौर्य वंश चल रहा था हमारा, तो मौर्य वंश में हम का टॉपिक हमने अशोक चल रहा था। और आपको पता है एक इतिहासकार ने कहा था कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा पन्ने हमें सम्राट अशोक के पढ़ने पड़ेंगे। तो हम सम्राट अशोक में चल रहा था, तो मैंने आपको सम्राट अशोक के उनके उपाधियाँ, उनका रानियों के नाम और उन रानियों में किस रानी का कौन सा पुत्र था उसके बारे में बता दिया था। आज मैं आगामी तो इसी मौर्य वंश में अशोक को आगे शुरू कर रहा हूँ, वो है अशोक, मौर्य वंश में अशोक। तो आपको मैंने अशोक शुरू कर रखा था, बड़ा है अशोक का टॉपिक। तो इसका कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। अब देखो ध्यान में रखना, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अशोक की रानियाँ पढ़ ली थी हमने। जैसे मैंने आपको परिचय में बताया था, अशोक की रानियाँ, अशोक की 5 रानियाँ थी, 5 रानियों के बारे में बताया था, कौन सी रानी का कौन सा पुत्र था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ अशोक में कलिंग युद्ध। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध। तो ध्यान में रखना है आपको अशोक का कलिंग युद्ध। तो आपको पता है मौर्य साम्राज्य में अशोक का प्रथम और अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध था। इस कलिंग युद्ध की नीति को अशोक के अपने पिता और अपने पितामह की जो दिग्विजय नीति थी, उस विजय को जारी रखना चाहते थे। उसके बाद में आपको यदि वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कलिंग युद्ध, तो आपको पता है कलिंग जो साम्राज्य था वो आपको पता है कलिंग साम्राज्य भारत में एक लेंगुल वैतरणी नदी, आपको पता है बंगाल की खाड़ी में जो वैतरणी नदी थी या लांगुलिया जो नदी थी, उस नदी के बीच में ये स्थित था। और ये महानदी और गोदावरी घाटी से घिरा हुआ क्षेत्र था। ये व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था। उसके बाद में आपको पूछा है कि कलिंग युद्ध, तो आपको पता है एक प्रश्न इसमें कहा भी जाता है कि कलिंग युद्ध कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बहुत शानदार क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया था कि कलिंग जो साम्राज्य था, जो कलिंग था, वो सूती कपड़ों और हाथियों के लिए जाना जाता था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग किसके लिए जाना जाता है? तो आपको पता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कलिंग सूती कपड़े और हाथियों के लिए जाना जाता था। या हम कह सकते हैं कि कलिंग के बारे में और भी कहा जाता है कि उस समय में प्राचीन भारत में नागा जो जाति थी, समुद्री लुटेरों ने नागा जाति को मणिमुक्तों को वापस कराने के लिए उन्होंने इस पर आक्रमण किया था। या हम कह सकते हैं इस कलिंग बहुत शानदार क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन या तो 13वें शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख था, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। या हम कह सकते हैं कि जब कलिंग युद्ध हुआ था तो कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। जब अशोक ने कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था, उस समय में कलिंग का शासक या उड़ीसा का शासक, उस समय में कलिंग का शासक, कलिंग उड़ीसा में है, तो 261 ईसा में हम कह सकते हैं कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हमें 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। और अशोक के राज्याभिषेक के, शानदार क्वेश्चन, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा गया था। 8वें वर्ष कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और ये जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय में कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, उस समय में कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। तो कहा जाता है कि इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। तो आपको पता है हाथी गुफा अभिलेख जैन धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था। और कलिंग युद्ध, अब मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, कलिंग युद्ध, तो आपको पता है कलिंग हमारे बंगाल की खाड़ी में वैतरणी नदी और लांगुरिया नदी के बीच के मध्य स्थित था। महानदी और गोदावरी घाटी का क्षेत्र बहुत व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसके बाद में कहा जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कलिंग के बारे में कहा गया था कि कलिंग सूती कपड़ों और हाथियों के लिए जाना जाता था।
तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और जब 261 ईसा पूर्व में लड़ा, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये कलिंग लड़ा गया था। और कलिंग का जो मैदान था तो कलिंग उड़ीसा राज्य में है। जब अशोक ने कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया उस समय में कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। यह अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के पश्चात का वर्णन मिलता है कि अशोक ने यहाँ तक कह दिया था कि जितने भी इस कलिंग युद्ध में, आपको बताए कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मतलब कैद करके रखा गया था और निर्वासित काल के लिए भेज दिया गया था। तो इस कलिंग युद्ध के पश्चाताप का जो वर्णन मिलता है वो भी 13वें शिलालेख में मिलता है। उसके बाद में प्रश्न आता है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ऐसा भी कहा गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कि कलिंग विजय थी जो पहले क्या थी? सैन्य विजय होती थी। क्या होती थी? सैन्य विजय। ध्यान रखना, तो उस समय में सैन्य विजय थी। इस सैन्य विजय को आगे चलकर धम्म विजय की संज्ञा दे दी गई थी। क्या आगे दी थी? धम्म विजय। इस सैन्य विजय को धम्म विजय की संज्ञा, कलिंग विजय थी वो सैन्य विजय थी, इस सैन्य विजय को किस में बदल दिया? धम्म विजय या धम्म घोष में बदल दिया था। इसकी ये सैन्य विजय को धम्म विजय की जो संज्ञा दी गई थी डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने दी थी। किसने दी थी? डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि अशोक के कलिंग युद्ध के बाद में उसके मन में गलानी महसूस हो गई, दुख प्रकट हुआ और कहा गया कि अशोक ने यहाँ तक कह दिया था कि आज के बाद में मैं कलिंग युद्ध नहीं लड़ूंगा। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद में ऐसा भी प्रश्न बनता है कि ध्यान रखना है कि उस समय में कलिंग प्रांतों को, कलिंग एक मौर्य साम्राज्य का प्रांत बन गया था। ये भी ध्यान में रखना है, कलिंग मौर्य साम्राज्य का क्या बन गया था? प्रांत बन गया था। और प्रांत मौर्य साम्राज्य का, कलिंग मौर्य साम्राज्य के क्या बन गया? प्रांत। और प्रांतों को के लिए क्या होता था? गवर्नर या उप राज प्रमुख हुआ करते थे। उस समय में कलिंग साम्राज्य के लिए 2 प्रशासनिक मतलब अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित कर दिए थे। कलिंग साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का प्रांत बन गया था और कलिंग साम्राज्य में राज्यपाल या उपराज्यपाल पद नियुक्त किया जाता था। उस समय में कलिंग साम्राज्य के लिए 2 प्रशासनिक अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित कर दिए थे। तो मैं नाम बता रहा हूँ, 2 प्रशासनिक, एक तो उत्तरी केंद्र, बहुत ध्यान देना, उत्तरी केंद्र। तो उत्तरी केंद्र की राजधानी थी तोसाली। क्या थी? उत्तरी केंद्र की राजधानी क्या थी? तोसाली। और एक उसने केंद्र स्थापित कर दिया दक्षिणी केंद्र। बहुत ध्यान से अच्छा क्वेश्चन है। तो उन्होंने कलिंग मौर्य साम्राज्य का प्रांत बन गया था और प्रांत बनने के उस प्रांत में एक या तो राज्यपाल होता था या उप गवर्नर उपराज्य प्रमुख नियुक्त किया जाता था। उसमें केंद्र स्थापित करने के लिए प्रशासनिक केंद्र, 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित कर दिए। एक उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली। एक दक्षिणी केंद्र जिसका राजधानी क्या थी? समप्पा। अब देखो इसमें ध्यान में रखना है, उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी क्या थी? समप्पा। आजकल जरूरी नहीं है कि ये नाम आए, तो आधुनिक नाम है जो तोसली का वो है धौली। क्या है? धौली। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो उत्तरी केंद्र तोसली, उत्तरी केंद्र की राजधानी क्या बना ली? तोसली, जिसे आधुनिक काल में क्या कहते हैं? धौली का अभिलेख। या हम कह सकते हैं दक्षिणी केंद्र की राजधानी समप्पा, जिसको वर्तमान में कहते हैं जोगढ़। क्या कहते हैं? जोगढ़। ये 2 इन्होंने प्रशासनिक केंद्र क्या कर दिए थे? स्थापित कर दिए थे। उसके बाद में टॉपिक देखो आता है आपके, शानदार क्वेश्चन है, अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक का साम्राज्य विस्तार। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अशोक का साम्राज्य विस्तार। तो यहाँ से ये टॉपिक शुरू हो, मतलब अशोक का साम्राज्य विस्तार पॉइंट बता रहा हूँ मैं। अशोक का साम्राज्य विस्तार आपको पता है मानचित्र के माध्यम से, कि पूरे भारत के मानचित्र के माध्यम से इस साम्राज्य का निर्धारण किया जाए, अशोक के साम्राज्य को मानचित्र के माध्यम से निर्धारण किया जाए। और अशोक का साम्राज्य विस्तार के लिए एक शब्दावली आई। अशोक का साम्राज्य का जो विस्तार था, उस विस्तार शब्द के लिए विजित, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने इसे विजित शब्दों से अंकित किया या रेखांकित किया गया था। तो हम कह सकते हैं अशोक का साम्राज्य विस्तार के लिए मानचित्र पर इसको रेखांकित किया गया था या मानचित्र में इसका निर्धारण किया गया था। और अशोक के साम्राज्य के लिए किस शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया? विजित शब्द का। आगे चलकर इन्हीं अशोक के जो 14वां शिलालेख होता है, या हम कह सकते हैं कि अशोक के अगले शिलालेख में इस विजय समार्थिक नाम आ गया राज विजय।
राजविजय शब्द का भी उल्लेख मिलता है कि अशोक का साम्राज्य पहले विजित, अशोक का साम्राज्य विस्तार के लिए मानचित्र में एक इसके साम्राज्य विस्तार का निर्धारण किया गया था और एक विजित मतलब उनके साम्राज्य के लिए विजित शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में उसका समार्थी शब्द राजविजय शब्द का भी प्रयोग किया गया था अशोक के। हम कह सकते हैं कि अशोक के 13वें शिलालेख में राजविजय शब्द का भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी जैसे साम्राज्य के साथ उन्होंने संबंध स्थापित किया। या हम आगे इसके आगे चलकर ये भी कह सकते हैं कि अशोक साम्राज्य के लिए जम्बू, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, जम्बू स्वामी के अधीन उनको रहना पड़ता था, जम्बू स्वामी के अंदर, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने महावंश में जम्बू स्वामी का प्रधान कहा गया था। तो अशोक साम्राज्य भी जम्बू स्वामी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का यह पुत्र था और इन्हें जम्बू स्वामी के अंतर्गत अपने साम्राज्य को क्या कर लिया था, अधीन कर लिया। कहीं कहीं जगह इन्हें पृथ्वी शब्द के लिए भी क्या किया गया था, मतलब अशोक के साम्राज्य को अंकित किया गया था। इसके बाद में हम यदि एक मैं एग्जाम्पल लूँ महास्थान, तो महास्थान अभिलेख आपको पता है बोगरा, महास्थान जो अभिलेख था कहाँ है, बोगरा, बांग्लादेश। तो हम कह सकते हैं कि महास्थान अभिलेख बोगरा महास्थान से हमें ये प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सिर्फ कहाँ तक था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सिर्फ पश्चिम बंगाल तक था, पश्चिम बंगाल तक सीमित था। और आगे चलकर यदि हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का साम्राज्य था, अब मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, अशोक का साम्राज्य जो फैला हुआ था वो कैसे था। अशोक का साम्राज्य यदि मैं बात करूँ उत्तर की तरफ, तो अशोक का साम्राज्य उत्तर की तरफ कौन सा था, अफगानिस्तान था। उत्तर की तरफ कौन सा क्षेत्र, अशोक का साम्राज्य उत्तर की तरफ तो कहाँ तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और यदि मैं बात करूँ दक्षिण की, तो अशोक का साम्राज्य दक्षिण की तरफ कर्नाटक तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था, कर्नाटक। अशोक का साम्राज्य विस्तार जो था उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में कहाँ तक, कर्नाटक। और यदि मैं पूर्व की बात करूँ तो पूर्व में आपको पता है, पूर्व में कलिंग, पूर्व में कहाँ तक था, कलिंग। और पश्चिम में यदि मैं बात करूँ तो पश्चिम में आपको पता है काठियावाड़ तक। अशोक का साम्राज्य का विस्तार ऐसे फैला हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य जो विस्तार था उत्तर में अफगानिस्तान, पूर्व में कलिंग और दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ तक के अशोक का साम्राज्य क्या हुआ था, फैला हुआ था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि महास्थान जो बोगरा अभिलेख था चंद्रगुप्त मौर्य का, इस अभिलेख में ऐसा कहा गया था कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो सिर्फ बंगाल तक जाता था। अब इसमें ध्यान में रखना है कि अशोक का जो साम्राज्य एक प्रदेश को छोड़कर, मतलब मौर्य साम्राज्य में ये ध्यान में रखना है कि मौर्य साम्राज्य से बाहर एक ही प्रदेश था, असम था। असम और दक्षिणी छोर, असम या सुदूर जो क्षेत्र था, असम का और दक्षिणी छोर जो क्षेत्र था, असम का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। मतलब मौर्य साम्राज्य असम का जो क्षेत्र था, दक्षिणी सुदूर का जो क्षेत्र था, वो मौर्य साम्राज्य से क्या था, बाहर था। तो ये तो आपका क्या हुआ, मतलब अशोक के साम्राज्य विस्तार। उसके बाद में टॉपिक आता है, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक और बौद्ध धर्म। तो इसमें ये टॉपिक आता है कि अशोक और बौद्ध धर्म। तो आपको ध्यान में रखना है, अशोक के बात करूं मैं, अशोक के दूसरे 13वें और पहले अशोक का दूसरा तीसरा और 13वां अभिलेख था, अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। तो अशोक और बौद्ध धर्म, अब इसमें थोड़ा ध्यान में देना आपको कि अशोक का बौद्ध धर्म क्या था। अशोक को सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि अशोक, एक में इसमें आपको एक मतलब ग्रंथ के द्वारा दिव्य दान में ऐसा कहा गया था कि अशोक, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि अशोक और बौद्ध धर्म। तो हम कह सकते हैं कि अशोक पूर्वजों से पहले, मतलब अशोक जन्म से पहले या पूर्वजों से पहले बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म का क्या था, अनुयायी था। अशोक मतलब पूर्वजों से पहले या उनके पूर्वज थे, वो किस धर्म के थे, ब्राह्मण धर्म के। तो ब्राह्मण धर्म अशोक मतलब शिव, एक ऐसे भी कहा सकता है कि जो प्रश्न आता है कि अशोक के जो पूर्वज थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। तो कलिंग युद्ध से पहले अशोक किस धर्म का था, ब्राह्मण धर्म का था। तो हम कह सकते हैं कि अशोक के पूर्वजों से पहले ब्राह्मण धर्म का था, पूर्वज उनके ब्राह्मण धर्म से, तो अशोक सर्वप्रथम सबसे पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि कुछ अशोक ऐसे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया था कि अशोक देवी और देवताओं को, मतलब 60,000 देवी देवताओं को वो भोजन कराता था, 60,000 लोगों को क्या कराता था, देवी देवताओं को भोजन कराता था। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कलन, बहुत शानदार क्वेश्चन, कलन। तो आपको पता है कलन की पुस्तक कौन सी थी, राजतरंगिणी,
गिणी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो अशोक, हम कहेंगे कि अशोक पूर्व जन्म से पहले उन्होंने ब्राह्मण धर्म अपनाया था। अशोक कलिंग युद्ध से पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि कहा गया था बौद्ध ग्रंथों में कि अशोक अनेक देवी देवताओं को, 60,000 ब्राह्मणों को या देवी देवताओं को क्या कराता था, भोजन परोसता था। उसके बाद में कहेंगे कलन की एक राजतरंगिणी पुस्तक थी। कलन की राजतरंगिणी पुस्तक में कहा गया था कि अशोक ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कलन की राजतरंगिणी पुस्तक में कहा गया था कि अशोक ने वितस्ता, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो कलन की राजतरंगिणी पुस्तक में कहा गया था कि अशोक ने वितस्ता, वितस्ता नहीं आया ऑप्शन में तो झेलम लिख देना। तो अशोक ने, कलन ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक में, कलन ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक में लिखा, कहा गया था कि अशोक ने वितस्ता या क्वेश्चन लिखे झेलम, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसाया था। क्या बनाया था? श्रीनगर शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? श्रीनगर शहर बसाया था। उसके बाद में हम कह सकते हैं कलन की राजतरंगिणी में एक शानदार क्वेश्चन अच्छा है, कलन की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में, कलन की राजतरंगिणी में यह भी कहा गया था कि अशोक शिव का उपासक था। अशोक किसका उपासक था? अशोक शिव का उपासक था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो कलन की राजतरंगिणी में ऐसा भी कहा गया था कि अशोक किसका उपासक था? शिव का उपासक था। तो कलन की राजतरंगिणी में यह भी कहा गया था अशोक किसका उपासक था? शिव का उपासक। उसके बाद में और भी प्रश्न बनता है एक शानदार क्वेश्चन, कलन की, शानदार क्वेश्चन, कलन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर को, कलन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर को पुराना दिष्टान कहा था। क्या कहा था? पुराना दिष्टान। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कलन ने राजतरंगिणी, कलन की पुस्तक राजतरंगिणी में, कलन ने राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर को पुराना दिष्टान के नाम से कहा गया था या पुराना दिष्टान। और यदि मैं इस प्रश्न को कहूँ कि हेनसांग ने कहा था, हेनसांग ने कश्मीर को दिष्टेन दान कहा था, या हम कह सकते हैं युदे दान। ये इन्होंने, हेनसांग ने इसे क्या संज्ञा दी? पंद्रे दान, ऐसे भी लिख सकते हो, पंद्रे दान की संज्ञा दी थी। किसको? कश्मीर को। हम कह सकते हैं कलन ने राजतरंगिणी की पुस्तक में यह भी कहा गया अशोक शिव का उपासक था, या कलन ने राजतरंगिणी की पुस्तक में कश्मीर को पुराना दिष्टान कहा था, या हम कह सकते हैं हेनसांग ने कश्मीर को पंद्रे दान के नाम से संबोधित किया गया था। ऐसे भी कहा गया था कि अशोक ने वहां पर विहार और स्तूप बनाए थे। क्या बनाए थे? विहार और स्तूप। ये भी कहा गया था कि अशोक के, कश्मीर जो साम्राज्य था वो अशोक के अधीन था। क्या था? अशोक के अधीन। और पूरा कश्मीर उन्होंने बौद्ध धर्म संघ में दान में दे दिया था। अशोक ने पूरा कश्मीर, संपूर्ण कश्मीर बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। तो ये था अशोक का कौन सा? बौद्ध धर्म। और भी है इसमें, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अशोक, उसके बाद में यदि सबसे प्रश्न आ जाए कि एक अशोक, ऐसा प्रश्न बनता है, अशोक ने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, अशोक को राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक के राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, अशोक को राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अशोक के राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध नामक गुरु ने, तो अशोक को राज्याभिषेक के चौथे वर्ष के बाद निग्रोध नामक गुरु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। क्या किया था? बौद्ध धर्म में दीक्षित। अब ध्यान में रखना है, बौद्ध धर्म में उन्होंने दीक्षित किया था। यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो निग्रोध था ये सुशिम का पुत्र था। क्या था? सुशिम का पुत्र था। उसके बाद में आता है, ये पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म नहीं आया। उसके बाद में अशोक ने, मतलब पूर्ण रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पूर्ण रूप से अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी, पूर्ण रूप से अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा मोगलीपुत्र तिश ने प्रदान की थी। मोगलीपुत्र किसने प्रदान की थी? मोगलीपुत्र तिश के
प्रभाव में आने के कारण अशोक बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से क्या बन गया था, अनुयायी बन गया था। उसके बाद में और भी प्रश्न आता है कि अशोक को आगे चलकर एक बाल पंडित, आगे चलकर अशोक को बाल पंडित समुंदर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आगे चलकर अशोक को बाल पंडित समुद्र ने, यदि या तो बाल पंडित समुद्र आएगा, यदि बाल पंडित समुद्र नहीं आ रहा है ऑप्शन में तो यहाँ आ जाएगा उपगुप्त। बहुत शानदार क्वेश्चन है, उपगुप्त। तो हम कह सकते हैं कि आगे चलकर अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा बाल पंडित समुद्र ने, उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म की क्या दी थी, दीक्षा। कहा भी जाता है, हेनसांग कहता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, उपगुप्त ने दी थी। उसके बाद में और भी इसके बारे में प्रश्न बनता है कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ें कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उसके बाद में और भी प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि उपगुप्त के साथ पाटलिपुत्र में कुक्कुटाराम विहार है, कुक्कुटाराम विहार। तो हम कह सकते हैं उपगुप्त के साथ पाटलिपुत्र में अशोक कुक्कुटाराम विहार गया था, और ये विहार किसके साथ गया था, उपगुप्त के साथ गया। किस ग्रंथ के अनुसार, दिव्यादान ग्रंथ के अनुसार। दिव्यादान ग्रंथ में ऐसा कहा गया था कि उपगुप्त के साथ पाटलिपुत्र के पास कुक्कुटाराम विहार है, जहाँ पर उन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी। तो ये तो था अशोक और बौद्ध धर्म। उसके बाद में देखो टॉपिक लगता है आपके अशोक और अशोक बौद्ध धर्म हुआ। उसके बाद में टॉपिक देखो, ध्यान से देना, बढ़िया प्रश्न है। अशोक ने, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक के रुमनदेही, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देना, पढ़ना है। अशोक के रुमनदेही अभिलेख में ऐसा कहा गया था, अशोक का रुमनदेही अभिलेख स्तंभ, और एक तो रुमनदेही स्तंभ और एक निगलवा। अशोक के रुमनदेही कोमा, या ऐसे आ जाए निगाली सागर स्तंभ लेख। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। अशोक के रुमनदेही और निगाली सागर स्तंभ अशोक को बौद्ध धर्म होने की क्या करते हैं, आस्था प्रकट करते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। तो अशोक का रुमनदेही अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ और अशोक के बौद्ध धर्म की आस्था के बारे में प्रकट करते हैं। तो मैं थोड़ा इसमें डेफिनेशन थोड़ी इसके बारे में बता दूं कि रुमनदेही अभिलेख की क्या विशेषता थी और निगाली सागर स्तंभ लेख की क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले मैं यदि बताऊं, रुमनदेही स्तंभ लेख, ध्यान से देना, इस पढ़ना इसको। तो अशोक का रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। अब आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ध्यान देना, रुमनदेही अभिलेख से अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी, अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो ध्यान देना, रुमनदेही स्तंभ अभिलेख में कहा गया था कि अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की गई थी, क्योंकि रुमनदेही अभिलेख की या वही है, रुमनदेही नेपाल में है। तो अशोक के रुमनदेही स्तंभ अभिलेख है कि अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की क्या की थी, यात्रा। क्योंकि यहाँ पर सांक्य मुनि का जन्म हुआ था। यहाँ पर किसका जन्म हुआ था, सांक्य मुनि कहते हैं महात्मा बुद्ध को। सांक्य मुनि का यहाँ पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था, या हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध का यहाँ पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था रुमनदेही स्तंभ अभिलेख या लुम्बिनी में। तो हम कह सकते हैं कि रुमनदेही स्तंभ अभिलेख में ये कहा गया था कि अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उन्होंने कहाँ की यात्रा की, लुम्बिनी की। ये लुम्बिनी हमें सांक्य मुनि की, क्योंकि ये सांक्य मुनि की क्या थी, जन्मस्थली थी। अब उसको आपके आगे प्रश्न और बड़ा मतलब थोड़ा पूछा जाता है कि अशोक ने लुम्बिनी को बलि, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अशोक ने लुम्बिनी को बलि धार्मिक कर से मुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था, धार्मिक कर से मुक्त कर दिया था। धार्मिक कर से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। एक प्रश्न और बनता है, अशोक ने जैसे ही लुम्बिनी की 20वें वर्ष यात्रा की, एक और चीज़ है भूमि कर, या ऐसे कह सकते हो भाग। बहुत शानदार क्वेश्चन है, भाग। तो मैंने आगे जैसे शब्दावली लिखाऊंगा मौर्य काल में, तो भाग कहते थे भूमि कर को। किसको कहते थे, भूमि कर को। तो इसी स्तंभ अभिलेख में ऐसा भी कहा गया था कि उन्होंने भूमि कर को हटा दिया था, प्रतिशत कम कर दिया था, 1/6 से 1/8
कर दिया था। तो ये अशोक का कौन सा स्तंभ अभिलेख था? रुमुंदी स्तंभ अभिलेख। अब है निगाली सागर, ये भी ध्यान देना, निगाली सागर भी नेपाल में है, रुमुंदी नेपाल में है। इसमें निगाली सागर की विशेषता में ध्यान देना आपको, निगाली सागर। तो निगाली सागर स्तंभ, इसमें क्या था? निगाली सागर स्तंभ लेख भी क्या था? नेपाल में है। इस यहाँ पर एक महात्मा बुद्ध का कनक मुनि के नाम से स्तूप बना हुआ है। कनक मुनि के नाम से क्या बना हुआ है? स्तूप। इस स्तूप को उन्होंने 2 गुना कर दिया था। क्या कर दिया था? इसके आकार को 2 गुना बढ़ा दिया था। तो हम कह सकते हैं कि निगाली सागर स्तंभ अभिलेख नेपाल में, ये निगाली सागर स्तंभ, इसी निगाली सागर स्तंभ की उन्होंने राज्याभिषेक, अशोक के राज्याभिषेक की 20वीं वर्ष यात्रा की। और इसी निगाली सागर स्तंभ की एक विशेषता है कि यहाँ पर कनक मुनि, महात्मा बुद्ध कनक मुनि स्तूप था, उस स्तूप को 2 गुना आकार बढ़ा दिया था। और यहीं पर भी इन्होंने मतलब यात्रा की थी। और यहीं पर ऐसे भी कहा सकता है कि उपगुप्त दिव्यदान में कहा गया था कि जब दिव्यदान ग्रंथ में ये कहा गया था कि जब महात्मा बुद्ध उपगुप्त के साथ अशोक पाटलिपुत्र के पास कुक्टाराम बिहार में उपगुप्त के साथ किया गया था, वो कहाँ गया था? निगाली सागर स्तंभ में। तो इसके बाद में हम ये तो कौन सा एक और है, भाब्रू शिलालेख। तो ये भी एक स्तंभ है, बहुत शानदार क्वेश्चन, भाब्रू। इसके में थोड़ा ध्यान में रखना है, भाब्रू शिलालेख आपको पता है राजस्थान में, जयपुर में है, विराट। तो आपको पता है भाब्रू शिलालेख पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, भाब्रू शिलालेख पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का मतलब सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मतलब उसकी पुष्टि करता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म का प्रमाण प्रस्तुत करता है कौन सा? भाब्रू शिलालेख। अब इसके बारे में भी पूछा जाता है, भाब्रू शिलालेख। तो इस शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने 1840 में पढ़ लिया था। उसके बाद में प्रश्न आता है कि भाब्रू शिलालेख में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ के बारे में ये क्या करता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में सिद्ध करता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। और एक भी और है कि इसी शिलालेख आपको पता है जब विराट सभ्यता में मतलब हेनसांग आया था, तो हेनसांग ने इनके बारे में, हीनयान संप्रदाय के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। और कहा जाता है कि भाब्रू शिलालेख के बारे में बौद्ध धर्म की 7 पुस्तकें लिखी गई थी। 7 पुस्तक, जैसे मैं नाम बताऊँ, अंगुत्तर निकाय सेकेंड, अंगुत्तर निकाय फर्स्ट, मंजिम निकाय, सुत्त निपात, इस तरह से 7 पुस्तकें लिखी थी, वो भाब्रू शिलालेख में जानकारी मिलती है। या हम कह सकते हैं भाब्रू शिलालेख अशोक का सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है, सबसे मतलब लंबा शिलालेख। उसके बाद में ये भी कहा जाता है कि भाब्रू शिलालेख बुद्ध धम्म संघ के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है। और इसी भाब्रू शिलालेख आगे चल के मैंने बताया था, भाब्रू शिलालेख में अशोक को आपको पता है बहुत शानदार को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा शिलालेख था? भाब्रू शिलालेख। तो वीडियो को अंत तक देखें, और कोई भी समस्या हो कमेंट करें, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।